नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। आज स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे आज, लेकिन उससे पहले कुछ क्लियर कर ले, बरोबर है। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, व्हाट इज अ डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन? पर डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या? इंसुलेटर, बरोबर। इंसुलेटर जिसमें चार्जेस मूव नहीं कर सकते उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। तो डाई इलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर होता है। एंड ब्रेकडाउन, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है वो अभी समझने का ट्राई करते हैं। तो मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई मीडियम, हम कोई भी मीडियम लेंगे तो उस मीडियम में मोलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे। तो ये कोई मीडियम है और वो मीडियम में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, हाँ कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट किया। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी मीडियम है, वो मीडियम में जो भी एटम्स है, जो मीडियम है उसके कोई भी मीडियम होगा उसका कोई एटम तो होगा, वो एटम में पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, और नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। और हमको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इनिशियली ऐसा मान लेते कि प्लस और माइनस एक दूसरे के बहुत क्लोजर थे, लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, क्या हुआ? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस एक दूसरे से सेपरेट हो गए और अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, बरोबर है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता जाएंगे वैसे वैसे ये पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव पे ये डायरेक्शन में लगेगा। और उसके कारण जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करते जाएंगे वो डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता ही जाएगा। तो जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये आएगा कि जब ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। माइनस और प्लस दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को सेपरेट हो गए, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एटम, बरोबर है। तो इसको हम, तो यहां तक कोई सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड आया तब जाके ऐसा हुआ। तो तब तक जो मीडियम था वो क्या था? इंसुलेटिंग था, बरोबर, इंसुलेटर था। जैसे ही इतना इलेक्ट्रिक फील्ड किया, इससे ज्यादा किया, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और प्लस ये डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव ये डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी थी मीडियम की वो ब्रेक हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, बरोबर। और जिस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये हुआ उसको बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट रिक्वायर्ड टू आयोनाइज a medium is called dielectric strength of that medium, or maximum electric field up to which medium can maintain its dielectric property, उसको भी हम बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो जब तक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है या उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक जो मीडियम है वो इंसुलेटर है। लेकिन जैसे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा कर देंगे तो उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा और फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव आयंस बचे वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, बराबर कि नहीं? तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा और उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी जाते हैं किसकी ओर? कैपेसिटर की ओर, बराबर है। चलो बाजू की स्लाइड पे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले तो ये जाने कि कैपेसिटर क्या है। तो हमको पता है कि जब भी हमको कोई मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, फैन होता है, उसको जब स्टार्ट करना है तो उसको एक थ्रस्ट चाहिए, एक एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। क्यों भाई? समझो कि हम कोई भी व्हीकल, जो गियर वाला व्हीकल है, उसको स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट गियर में स्टार्ट करता है। एक बार स्टार्ट हो जाएगा फिर उसको कोई भी गियर में नीचे चलाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब उसको स्टार्ट करके उसको इनिशियली मूव करवाना है तब हमको फर्स्ट गियर में ही उसको मूव करवाना पड़ेगा। तो हमको वहां पर जब वो रेस्ट पे था और उसको मोशन में लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। तो यहां पर भी कैपेसिटर का पर्पस क्या है? तो कैपेसिटर इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, and when the circuit requires the energy it gives energy, potential energy to circuit।
और उसके कारण सर्किट में आप जो इलेक्ट्रिक मोटर है, फैन है, उसमें आप कैपेसिटर लगा हुआ आप देख पा रहे हो। आपके अगर जो फैन होगा तो उसके ऊपर जो बाउल होता है वो बाउल को ऊपर उठाओगे तो अंदर एक सिलिंड्रिकल टाइप का शेप का कोई इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होगा, उसको बोलेंगे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का मेन पर्पस क्या है? सो ए कैपेसिटर स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इट स्टोर्स पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट्स कंडक्टर्स। तो सबसे पहले समझेंगे कि भाई कैपेसिटर है क्या और उसका कैपेसिटेंस क्या है। तो सबसे पहले ये फिगर देखो, तो यहां पर कौन है? एक स्फीयर है और स्फीयर की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर, बरोबर। चलो उस पे कोई चार्ज डाल दिया कैपिटल क्यू। व्हेन वी पुट कैपिटल क्यू चार्ज ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, on its surface potential is equal to kq upon r and electric field is equal to kq upon r square। तो समझो यहां पर, तो जैसे आपने यहां पे चार्ज डाला, यहां आपने उस पे चार्ज डाला, उसकी सरफेस पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो एक क्वेश्चन ये है कि आप ये स्फीयर पे कितना चार्ज डाल सकोगे? क्या आप उस पे इनफाइनाइट चार्ज डाल सकोगे? कोई भी चार्ज चलेगा? तो उसका आंसर है नहीं। एक सर्टेन लिमिट तक ही हम उसको चार्ज कर सकते हैं, इसके बाद हम उसको चार्ज करने जाएंगे तो भी चार्ज उस पर टिकेगा नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं टिकेगा उस पर। कैसे समझते हैं यहाँ पे? तो जब व्हेन वी पुट चार्ज q ऑन द surface of sphere, the potential is kq upon r and electric field is equal to kq by r square। तो जैसे इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अपने इसको ऊपर रखा, जैसे आपने इसको ऊपर रखा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, हाँ कि नहीं? स्फीयर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसके कारण उसके आसपास का स्फीयर के अराउंड जो मीडियम है, वो मीडियम में जो पॉजिटिव थे और नेगेटिव थे, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, थोड़े दूर जाएंगे पहले। तो वो दोनों का बीच का क्यों भाई? क्योंकि आपने स्फीयर पे चार्ज डाला और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो मीडियम में जो भी एटम्स है उसके पॉजिटिव को अपोजिट भेजेंगे। सपोज इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया तो इसका पॉजिटिव दूर जाएगा, नेगेटिव स्फीयर की तरफ जाएगा, मतलब दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। हम जैसे जैसे इस पे चार्ज डालते जाएंगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, इस एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव बीच का सेपरेशन भी इंक्रीज होता जाएगा। एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कौन सा? सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीडियम का क्या करे? आयोनाइजेशन करेगा, उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो जब इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जनरेट होगा और उतना चार्ज हम जब उस पे डालेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट हो गए, ये जस्ट सेपरेट हुए, जस्ट तब तक हम ए स्फीयर पे चार्ज डाल सकते हैं। सपोज मैंने 1 कूलम डाला, फिर 2 कूलम, 3 कूलम, जैसे जैसे मैं चार्ज इंक्रीज करता जाऊंगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होता जाएगा। एक सर्टेन वैल्यू ऑफ चार्ज 100 कूलम, सपोज 100 कूलम का चार्ज हमने डाला और तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्गर हो गया कि उसने मीडियम का क्या कर दिया? आयोनाइजेशन कर दिया। जब उसने आयोनाइजेशन कर दिया तो क्या हुआ? तो फिर यहां के पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट अलग हो गए। अभी समझो, अभी जब मैं उस पे और एक्सेस 1 कूलम डालूंगा, 100 कूलम तो हमने मैक्सिमम डाल दिया, जब अब मैं 1 कूलम डालने जाऊंगा तो जो मीडियम है उसमें से नेगेटिव -1 कूलम स्फीयर पे चला जाएगा और आपने जो एक्सेस 1 कूलम ऐड किया स्फीयर पे उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आपने भले ही 100 कूलम आपने ऐड कर दिया, लेकिन आप जब एक्स्ट्रा चार्ज ऊपर डालने जाओगे तो मीडियम का नेगेटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा क्योंकि मीडियम आयोनाइज्ड हो चुका होगा और फिर आप एक्सेस जितना भी चार्ज ऊपर ऐड करोगे उसका कोई मतलब है ही नहीं, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसको लीकिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहता है? लीकिंग प्रोसेस। तो जब तक चार्ज लीक ना हो जाए तब तक आप उस पे ऐड कर सकते हो। सो द कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r when we put charge q on its surface, the electric potential v is equal to kq upon r and electric field is equal to kq by r square is produced on its surface. Now if we increase the charge on q on the surface, v and e also increases. For certain value of charge q, electric field becomes equal to the dielectric strength of medium around sphere gets ionized. After that, if we add excess charge on the sphere, it starts leaking. तो up to इनिशियल से लेके जब तक चार्ज लीक करना स्टार्ट हुआ तब तक, चलो
ड्यूरिंग ऑल दिस भाई ये रेशियो बनाते हैं Q बाय V का रेशियो, किसका? Q बाय V। तो बनाओ यहाँ पे Q बाय V, तो R ऊपर जाएगा K नीचे जाएगा, तो Q बाय V रेशियो इज रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर। बरोबर है? तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? C is equal to Q by V. Q is a charge on the sphere and V is its potential and we know V is equal to KQ upon R. V is equal to KQ by R. एक बार हमने स्फीयर ले लिया तो फिर उसकी रेडियस फिक्स हो गई, हमने उसको कोई मीडियम में रख दिया तो मीडियम भी फिक्स हो गया, तो R भी फिक्स, K भी फिक्स, तो फिर आप Q by V रेशियो बनाओगे, आप उस पे Q इंक्रीज करोगे तो V भी इंक्रीज होगा। बरोबर है? लेकिन उसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा, तो Q by V जो रेशियो बना उस रेशियो को आप क्या बोलोगे? बोलो कैपेसिटेंस। क्या बोलोगे? कैपेसिटेंस। और C is equal to Q by V। चलो उसका यूनिट कूलम, इसका वॉट, फैराडे और उसको F बोलेंगे। इसका डायमेंशन C is equal to, भाई कूलम का क्या हुआ? T1 A1, इसका M1 L2 T-3 A-1, ऊपर लाएंगे तो M-1 L-3 T4 A2। ये कौन है? स्केलर क्वांटिटी है। बरोबर? तो हम यहां पे लिख सकते हैं Q by V, therefore यहां से R by K, K की जगह पे 1/4 pi epsilon 0 तो ऊपर भेज दें, तो C is equal to 4 pi epsilon 0 into R। तो क्लियर है कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ स्फीयर एंड द मीडियम अराउंड 8, उसके आजू बाजू जो मीडियम उसकी परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? तो ये बना कैपेसिटर। तो जब हमने जो कोई स्फीयर है उसको चार्ज किया, बरोबर है, कोई स्फीयर को चार्ज किया तो उस पर चार्ज एस्टैब्लिश हो गया, मतलब वो कुछ पीडी, उसके पास कुछ पोटेंशियल है। जब आप उसका दूसरा एंड किसी उससे कम या उससे ज्यादा पोटेंशियल वाले दोनों के बीच में, दो कंडक्टर के जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस आप जोड़ दोगे तो चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा और आपको करंट मिलेगा। तो फिर ये सिंगल कंडक्टर का एक कैपेसिटर है। लेकिन आगे बढ़ता है कि हम जनरल प्रैक्टिस में जो भी यूज कर रहे हैं वो सिंगल कंडक्टर कैपेसिटर नहीं होता, इट इज मेड अप ऑफ टू कंडक्टर। बरोबर है? तो टू कंडक्टर का जो कैपेसिटर होता है वो एक बार देख लेते हैं। बरोबर है? चलो बाजू चलते हैं। चलो तो एक काम करते हैं, भाई हमने रेशियो क्या पढ़ा? C का, C is equal to Q by V। हमने पढ़ा कि Q इंक्रीज करेंगे तो V भी इंक्रीज होगा, लेकिन रेशियो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो कैपेसिटेंस उसका कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि भाई Q इंक्रीज, Q तो जो एक बार जो आयोनाइजेशन हो जाएगा तब तक हम Q इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, लेकिन V डिक्रीज हो, ऐसी कोई अरेंजमेंट यहां पे कर सकते हैं? स्फीयर पे जो Q है वो तो आपको उतना ही रखना पड़ेगा, लेकिन आपको पोटेंशियल थोड़ा डिक्रीज हो जाए, ऐसी कोई अरेंजमेंट करता है। तो देखो, तो चलो हमने एक स्फीयर लिया, तो एक स्फीयर वाला आपका स्फीयर वो था, बरोबर है? एक स्फीयर वाला, एक कंडक्टर वाला कैपेसिटर वो था, जहां पर एक स्फीयर था उस पर हमने Q चार्ज डाला था। अभी क्या है, एक काम करते हैं, इसके नजदीक एक और स्फीयर लाते हैं और उसका अर्थिंग कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अर्थिंग। अर्थिंग कर देंगे तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज जो था, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा और अर्थ में से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आके यहां पे सेट हो जाएंगे। मतलब यहां पे जितना प्लस Q चार्ज बना, यहां पे उतना माइनस Q चार्ज बनेगा। इस पे प्लस Q चार्ज आएगा, इस पे उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। बरोबर? और फिर हम अर्थिंग निकाल देते हैं। जो अर्थिंग निकाल देंगे तो प्लस 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 ये हो जाएगा और यहां पे ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये प्लस Q और ये माइनस Q, तो ये चार्ज ऊपर सेट हो जाएगा। तो ये दो कंडक्टर देख लो, एक कंडक्टर बन गया पॉजिटिव और एक बन गया नेगेटिव। बरोबर? तो हम इस सिस्टम को बोलेंगे कैपेसिटर। बरोबर है? तो हम कैसे उसका पोटेंशियल डिक्रीज हुआ वो समझ लेते हैं। भाई इसकी सरफेस पे पहले चार्ज कितना था? Q, तो उसका पोटेंशियल कितना रहा होगा? KQ by R। लेकिन जब हमने ये अरेंजमेंट कर दी तो समझो उस पर तो चार्ज Q ही है, तो इसका खुद का पोटेंशियल कितना? KQ by R। लेकिन उसके क्लोजर हमने नेगेटिव चार्ज भी जनरेट किया, तो यहां का टोटल पोटेंशियल गिनने के लिए अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा और इसलिए नेगेटिव का पोटेंशियल भी अंदर होगा। मतलब दो कंडक्टर के बीच
कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और टोटल पोटेंशियल इनिशियल जो था उससे डिक्रीज हो जाएगा, बराबर है। तो उसकी कैपेसिटेंस आप इंक्रीज कर सकते हो, इसलिए हम सिर्फ एक नहीं 2 कंडक्टर का कैपेसिटर बना रहे हैं यहाँ पे। ओके, आगे जाते हैं। सिस्टम, तो उसका डेफिनेशन देते हैं, व्हाट द सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी साइज। भाई आप कोई भी साइज का आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप कोई भी साइज के कैपेसिटर बना सकते हो। एंड आर्बिट्रेरी शेप, भाई आर्बिट्रेरी शेप आप सिलिंड्रिकल बनाने चाह रहे हो, आप स्फेरिकल कैपेसिटर बनाने जा रहे हो, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने जा रहे हो, जो कंडक्टर्स है उनके शेप आप जैसे रखना चाहे वैसे हो सकते हैं, बराबर है। सो द सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी साइज एंड द शेप केप्ट क्लोजर टू ईच अदर एंड आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, दिस सिस्टम इज नोन एज द कैपेसिटर। तो हम जनरल में जो कैपेसिटर यूज कर रहे हैं वो सिर्फ एक कंडक्टर का नहीं होता, इट इज मेड अप ऑफ 2 कैपेसिटर, 2 कंडक्टर, बराबर है। ओके, ईच कंडक्टर इज नोन एज द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। हर एक कंडक्टर क्या बोलेंगे, कैपेसिटर की प्लेट बोलेंगे, फिर वो सिलेंडर हो या फिर स्फेरिकल हो उसको बोलेंगे प्लेट ही। पोटेंशियल बिटवीन 2 प्लेट्स, पोटेंशियल बिटवीन 2 कंडक्टर इज द पीडी ऑफ कैपेसिटर एंड चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट इज नोन एज द चार्ज ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पे नेगेटिव, उसका मतलब ये नहीं है कि उस पे नेट चार्ज 0, बराबर है। इसकी पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे जितना चार्ज होगा उसी को हम कैपेसिटर का चार्ज मानेंगे। ओके, एंड 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आर मेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। हो गया क्लियर, हाँ कि नहीं? तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ेंगे एक मोस्ट एमपी थियरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो इतना एक बार देख लो। चलो देखो, अभी मोस्ट आईएमपी थियरी है, मोस्ट आईएमपी थियरी 2 मार्क्स में आ सकती है। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स, बराबर। क्या है थियरी? हमने कैपेसिटर के टाइप्स पढ़े, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। उसमें से पढ़ेंगे अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला। वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसको बोलेंगे? तो भाई उसमें ऐसी 2 प्लेट्स, ये 2 प्लेट्स है, 2 प्लेट्स को एक दूसरे के सामने रख देंगे पैरेलल। ये प्लेट्स जो है ये दोनों के शेप कोई भी हो सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर, कोई भी टाइप के शेप हो सकते हैं, लेकिन 2 प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल और एकदम क्लोजर रखेंगे। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिलीमीटर या उससे कम होगा, बराबर, एकदम क्लोजर रखेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से सेपरेशन पे होंगे, दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे होंगे। तो ये डिस्टेंस पे, हाँ कि नहीं? तो ये कैपेसिटर बन गया, बराबर है। तो चलो, कैपेसिटर जो बना यहाँ पे, वो कैपेसिटर का जो एरिया है वो काफी बड़ा है, बराबर है। कैपेसिटर का एरिया काफी बड़ा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस काफी कम है, और हमको फाइंड करना है इसका कैपेसिटेंस। क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस। ओके, तो हमने 2 प्लेट ले ली, एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तो ये हमने ये रखी, दूसरी प्लेट ये रखी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? d। दोनों का जो एरिया है वो एरिया कितना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, एरिया इज ए। ये प्लेट जो है उनका एरिया कितना है? कैपिटल A। उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा, और इस पे माइनस सिग्मा, मतलब एक प्लेट पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट नेगेटिव है, बराबर है। तो कंसीडर अ पैरेलल प्लेट। सबसे पहले देखो, थियरी हमको रट्टा नहीं मारनी है, मोस्ट एमपी थियरी है, इसको बनाओ, थियरी को बनाओ, बराबर है। कैसे लिखते हैं वो देखो। तो कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ 2 parallel plates of area A and separation D between them. Here D square, भाई ये जो प्लेट सेपरेशन है वो काफी कम है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्लोजर है, and D square is greater than A. Okay, now we will consider charges and surface charge density on the plate. इस पे चार्ज बोल दिया हमने भाई कितना, इस पे जो चार्ज है वो कितना, तो प्लस Q, और इस पे जो चार्ज है कितना, माइनस Q, and the surface charge density मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, इस पे प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा है। ओके, सपोज द चार्जेस ऑन द प्लेट 1 एंड प्लेट 2 आर प्लस Q एंड माइनस Q, एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा respectively. Here we know this distance d is too small and the
area as compared to distance is too large, then distance is greater than a, therefore plates can be considered as the infinitively charged plane. infinitively charged plane जो हमने फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला डिराइव किया था, कोई भी प्लेन है, कोई भी शीट है इन्फिनिटिवली एरिया वाली चार्ज प्लेट, उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उससे कितने भी डिस्टेंस पे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. सो वी कैन टेक बोथ प्लेट एज अ इंफिनिटिवली लॉन्ग इंफिनिटिवली चार्ज प्लेन शीट, बरोबर, क्योंकि डिस्टेंस d काफी स्मॉल है और a काफी बड़ा है. And electric field between them can be taken as a uniform electric field. भाई इतना ये डिस्टेंस काफी कम है, इसलिए इतने क्लोजर है कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म मान सकते हैं. अभी हमको फाइंड क्या करना है, कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, Q by V. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फाइंड करना है तो हमको Q by V रेशियो चाहिए, वेयर Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर. ओके, जो Q कैपेसिटर का चार्ज है, कौन, Q कैपेसिटर का चार्ज है, तो वो तो हमने एज्यूम कर लिया, लेकिन हमको भी फाइंड क्या करना पड़ेगा, V. मतलब कौन, कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच का PD फाइंड करना पड़ेगा. ओके, तो हमारा एक गोल होना चाहिए कि हमको V फाइंड करना है, एंड वी नो द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, V इज इक्वल टू ED. तो हमको दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस भी पता है D, और हमको अभी फाइंड करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बरोबर. हमको दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा. तो चलो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अपर साइड ऑफ प्लेट, अपर साइड प्लेट कितना, भाई जो पॉजिटिव है उसके कारण यहां से सिग्मा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 अपवर्ड, और ये नेगेटिव है उसके कारण यहां से डाउनवर्ड, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो कितना हो गया 0. इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोअर साइड ऑफ प्लेट 2, तो ये नेगेटिव है, इसके कारण यहां से ऊपर की ओर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, एंड इसके कारण यहां से डाउनवर्ड आएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा. मतलब फर्स्ट प्लेट है उसकी ऊपर के साइड में भी 0, नीचे की साइड पे भी 0, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में क्लियर करवा दिया था. ओके, अभी रीजन कौन सा बचा, दो प्लेट्स के बीच का रीजन बचा ये. तो दो प्लेट्स के बीच का जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका पॉजिटिव का यहां से डाउनवर्ड और नेगेटिव का यह भी डाउनवर्ड, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है. So the electric field in the region between the two plates is equal to sigma upon 2 epsilon 0 plus sigma upon 2 epsilon 0. It is sigma by epsilon 0. Now we know by sigma is equal to, by what is the sigma? Because sigma is equal to Q by A. We know sigma is equal to Q by A. तो यहाँ पे लिख दो Q by A. तो we found electric field क्या, Q upon epsilon 0A, बराबर. Now we need potential difference. We know the distance between two plates is D, and electric field now. Then potential difference V is equal to ED, but E is equal to Q upon epsilon 0A into D. So taking a ratio of Q and V, Q by V, so it will be Q epsilon 0A by D, epsilon 0A by D, and Q by V is a C, and C is a capacitance, बराबर. C को क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे. Therefore the capacitance of parallel plate capacitor C is equal to epsilon 0A by D. हो गया, C is equal to क्या हो गया, epsilon 0A by D, where A is the area of plates, D is the separation between them, and epsilon 0 the permittivity of the medium between two plates. तो यहां हमने दो प्लेट्स के बीच में क्या कंसीडर किया है, यहां पे वैक्यूम कंसीडर किया है. यहाँ पे क्या किया, वैक्यूम कंसीडर किया है हमने, बरोबर है. वैक्यूम की जगह पे आप कोई मीडियम भी वहां पे ले सकते हो. तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि भाई कैपेसिटेंस क्या है. तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बरोबर है. मोस्ट टाइम भी 2 मार्क्स में. चलो अभी हमने क्या बोला कि भाई दो प्लेट्स के बीच में अभी कौन है, वैक्यूम. तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, C is equal to epsilon 0A by D. तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बरोबर है. तो देखो अभी नोट्स पढ़ते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं थोड़ा, बराबर. यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स इज फिल्ड बाय अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, देन द कैपेसिटेंस विल बी. भाई क्या फॉर्मूला पढ़े हम, जो वैक्यूम होगा तो एप्सिलॉन 0A by D. तो यहाँ पे जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है,
तो कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन ए बाय डी। लेकिन वी नो, व्हाट वी नो, कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is equal to epsilon upon epsilon 0, then we can replace epsilon by K epsilon 0. So replace the epsilon and write down K epsilon 0. So C dash is equal to K epsilon 0 A by D, but epsilon 0 A by D is equal to, यहाँ पे लिखेंगे क्या, आगे हमने लिखा C, मतलब C dash is equal to KC। उसका मतलब ये हुआ कि जब आप दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था, उसको हटा के वहां पे कोई K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम रख देंगे तो उसका कैपेसिटेंस जो वैक्यूम में था उससे K टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। मतलब चलो मान लेते हैं कि कोई कैपेसिटर है, उसका वैक्यूम में कैपेसिटेंस था 10 माइक्रोफैराड है, लेकिन आपने 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में रख दिया तो वो हो जाएगा 10 into 5 मतलब 50 माइक्रोफैराड है जितना हो जाएगा, बरोबर है। तो आपको ये आना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ये उसको अलग तरीके से लिखते हैं। सो K एप्सिलॉन 0 A by D, तो K को नीचे ला देते हैं तो एप्सिलॉन 0 A D by K। इस पर और भी एक चीज बोल सकते हैं कि भाई आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो दो चार्जेस के बीच का फोर्स वैक्यूम में F है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, पोटेंशियल V है, और हम फिर मीडियम रिप्लेस करके कोई K डाइलेक्ट्रिक वाला डाल देंगे तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और वैक्यूम पोटेंशियल सभी के पार्ट के हो जाएंगे, बराबर, केथ पार्ट के हो जाएंगे, F by K, E by K, V by K मीडियम में। तो कैपेसिटर देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस वहां पे K टाइम्स हो जाएगा, क्यों, वो आगे जाके थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, अभी आगे जाते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो मैंने क्या फॉर्मूला बोला कि C डैश अपना फॉर्मूला ये था, लेकिन समझो कि वो ये फॉर्मूला कब था, मीडियम में, लेकिन मैंने मीडियम रिप्लेस करके मैंने एप्सिलॉन 0 लिख दिया तो उसका इक्विवेलेंट दो प्लेट के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो D की जगह पे हम D by K लिख सकते हैं, बराबर। तो मान लो कि दो प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम है और डिस्टेंस D है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, लेकिन आपको परमिटिविटी वैक्यूम की लेनी है तो आपको डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा, D by K लेना पड़ेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो एक एग्जांपल आपको दिया है कि यहाँ पे दो प्लेट्स है, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट बन गई, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, वो आपकी पॉजिटिव प्लेट है और ये आपकी नेगेटिव प्लेट है। दोनों के बीच में सिर्फ एक ही मीडियम नहीं है, समझो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम डाल दिए अलग अलग, टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों प्लेट के बीच का D, लेकिन मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, D1, D2 एंड D3। ओके, तो जो D1 पार्ट था उतने रीजन में मैंने K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन 1 परमिटिविटी वाला मीडियम डाल दिया, यहाँ पे एप्सिलॉन 2 K2 और यहाँ पे एप्सिलॉन 3 K3। तो 3 अलग अलग रीजन में मैंने 3 अलग अलग मीडियम डाल दिए, तो फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो चलो सेम लिखते हैं। तो भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या, C is equal to एप्सिलॉन 0A एप्सिलॉन 0A, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि जो मीडियम में डिस्टेंस D है, लेकिन आपको जो वैक्यूम लिखना है, वैक्यूम की परमिटिविटी लिखना है, तो डिस्टेंस D by K हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये एप्सिलॉन 1 है, लेकिन उसकी जगह पे मुझको एप्सिलॉन 0 लेना है, तो डिस्टेंस D1 की जगह पे D1 अपॉन K1 लिखना पड़ेगा, D2 की जगह पे D2 अपॉन K2, D3 पे D3 अपॉन K3 लेना पड़ेगा। तो फिर यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश C कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0A अपॉन D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2 प्लस D3 अपॉन K2 K3 अप टू जितने भी कैपेसिटेंस, जितने भी रीजन में आपने मीडियम फिल किया है वो आप लिख सकते हो। चलो बाजू में मैंने एक एग्जांपल दिया है कि एज पर एग्जांपल चलो हम दो प्लेट्स ले लेते हैं जिनका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, बरोबर, 1 मीटर स्क्वायर जितना उसका एरिया है उसको ले लेते हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस सिर्फ 1 मिलीमीटर का है। वैसे तो ये डिस्टेंस भी काफी बड़ा है, 1 मीटर जो है, 1 मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर, एक स्क्वायर फीट कंसीडर करो जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों 1 मीटर है, बराबर। उतना कैपेसिटर हम बनाएंगे नहीं, हाँ वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है, लेकिन जनरल पर्पस के लिए उतना नहीं होता। फिर भी हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि भाई 1 मीटर स्क्वायर हमने एरिया ले लिया प्लेट का, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, मतलब 10⁻³ मीटर। ओके, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो C is equal to एप्सिलॉन 0A by D। तो एप्सिलॉन 0 is equal to 8.85 into 10⁻12, एरिया आपने 1 लिया और D is equal to 10⁻3। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा 8.85 into 10 कितना -9 फैराड। तो समझो कि आपने जो इसका यूनिट बोला था फैराड है, वो काफी लार्ज यूनिट है और जनरल पर्पस के लिए इतना लार्ज कैपेसिटेंस होता नहीं, इसलिए हम उसके
माइक्रोफेराडे और पिकोफेराडे यूनिट यूज कर रहे हैं, बरोबर। चलो एग्जांपल 2.5 पढ़ो। एग्जांपल 2.5 है, देख लेते एक बार। सेम ही है, एकदम इजी है, तो हमको आना चाहिए, बरोबर है। सॉरी, एक्सरसाइज का 2.5 है, एक्सरसाइज का 2.5 है, पढ़ो तो ध्यान से। एक्सरसाइज का 2.5 पढ़ो। A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance 8 picofarad। भाई क्या बोला है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन देम। भाई एयर मतलब आप वैक्यूम ले सकते हो। प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस 8 पिकोफैराड है। तो भाई इनिशियली क्या है? इनिशियली दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, एयर है, तो उसका कैपेसिटेंस इनिशियली इन वैक्यूम, और यहां पे लिख सकते हैं इन एयर। क्या लिख सकते हैं आप? इन एयर। कैपेसिटेंस, भाई इनिशियल कैपेसिटेंस हमने कितना लिखा? एप्सिलॉन 0 A by D, बराबर। C0 बोल दिया, एप्सिलॉन 0 A by D, और वो कितना है? 8 पिकोफैराड है। नाउ व्हाट आर यू डूइंग? लिखो, देखो अंदर पढ़ो तो ध्यान से। what will be the capacitance if the distance between the plates is reduced to half and the space between them is filled with the substance of dielectric constant 6? Now space is filled with medium of dielectric constant K is equal to 6 and the distance between plate is half. The new capacitance, write down the formula. C dash is equal to epsilon 0 की जगह पे epsilon A by D dash। एप्सिलॉन कितना? K epsilon 0 A और D dash K की जगह पे 6 और D dash की जगह पे डिस्टेंस आपने D by 2 कर दिया, बरोबर है। तो इसको ऊपर लाऊंगा तो ये 12 हो जाएगा और epsilon 0 A by D, लेकिन epsilon 0 A by D तो हम 8 लिख सकते हैं। एयर का कैपेसिटेंस तो 12 into 8 तो हो गया 96 पिको फैराड। हो गया क्लियर? तो ये आना चाहिए। तो पूरी थियरी फिर से एक बार देख लो। चलो फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा। चलो आगे बढ़े। एक्सरसाइज का 2.8, बराबर है, ध्यान से पढ़ो, एकदम इजी है। A parallel plate capacitor with air between the plates. Each plate has an area 6 into 10 to minus 3 meters square. So the area of plates are given. The distance between the plate is 3 millimeter. Separation is given 3 millimeter, 3 into 10 to minus 3 millimeter. Calculate the capacitance of capacitor. So we have to calculate the capacitance. What is the formula? Epsilon 0 A by D. We know epsilon 0 8.85 to 10 to minus 12. Area is 6 into 10 to minus 3 and distance 3 into 10 to minus 3. ये लिख देंगे तो -3 निकल गया। ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 77.7 into 10 to minus 12 फैराड है। इसको बोल सकते हैं 70.7 पिको फैराड है। इसको 18 पिको फैराड भी बोल सकते हैं। Now what? If this capacitor is connected to 100 watt supply, but this capacitor is connected to 100 watt supply. So what will be the charge on each plate of capacitor? When it is connected to battery of V is equal to 100 watt, we know what is the C is equal to Q by V. Therefore the charge is equal to CV. So C into V. C is given, V is 100. So multiplying 70.7 into 10 to minus 10, 1.77 into 10 to minus 9 कूलम, बराबर। एकदम इजी है, आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। एग्जाम्पल का 2.8, एग्जाम्पल का 2.8 पढ़ो ध्यान से। A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plate of parallel plate capacitor but has a thickness 354D, where D is the separation of the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? तो समझो भाई कि इनिशियली क्या था? ये दो प्लेट्स थी, कैपेसिटर की दो प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना था? D। चलो मान लेते कि इनिशियली चार्ज Q0 है, बराबर है, जो दोनों के बीच का PD V0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। तो इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस V0 by V is equal to ED। हमने मान लिया कि दो प्लेट्स के बीच में पहले स्लैब नहीं था, सिर्फ वैक्यूम था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड E0 होगा, पोटेंशियल V0 होगा और डिस्टेंस D होगा। तो V0 is equal to
E0D एंड द कैपेसिटेंस C0 वो भी फॉर्मूला है Q अपॉन V0, तो C0 इज इक्वल टू Q अपॉन V0, बराबर। वो जब हमने स्लैब नहीं रखा था तब की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 3/4D एंड इट हैज द सेम एरिया विच ऑफ प्लेट्स है। तो यहां पे प्लेट्स का एरिया है, ये डिस्टेंस 3D/4। Now when we enter a dielectric slab between the plates, the potential difference between plates is, चलो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो भाई समझो जब हमने यहां पे रखा तो टोटल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड था। हमने क्या किया कि पूरे रीजन में हमने स्लैब नहीं रखा है, उसके 3D/4 इतना जो थिकनेस है उसी में ही स्लैब है, बाकी का जो रीजन है वहां पे तो अभी कौन है, वैक्यूम ही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E0, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0/K। हमने पढ़ा कि भाई वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड E है या E0 है, तो K डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम में वो E0/K हो जाएगा, तो E0/K हो गया। तो यहां का पोटेंशियल अलग होगा, यहां का अलग होगा। हमको दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल चाहिए, तो यहां का पोटेंशियल V1 और यहां का पोटेंशियल V2। सो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स V is equal to V1 plus V2 by V1। what is V1? V is equal to ED, E is equal to E0 जहां पे वैक्यूम है, और डिस्टेंस कितना D/4, टोटल डिस्टेंस था D, उसमें से 3/4D में हमने स्लैब रखा, तो बाकी कितना बचा ये भाग D/4, D में से ये माइनस कर दोगे तो D/4 जितना बचा उसी में अभी वैक्यूम ही है। तो E0 यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का डिस्टेंस D/4, यहाँ का E0/K डिस्टेंस 3D/4, तो E0D बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 4 भी बाहर निकालेंगे तो 1 + 3/K, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो K + 3 अपॉन 4K, तो V is equal to E0D, but we know E0D is equal to V0, therefore potential between two plates after putting dielectric slab V is equal to V0 K + 3 upon 4K। therefore new capacitance, by new capacitance कितना, C is equal to Q/V। वो दो प्लेट्स पे जो चार्ज था वो तो वही का वही रहने वाला है, नया चार्ज तो हमने ऐड नहीं किया, हमने तो सिर्फ स्लैब रखा। प्लेट्स पर तो जितना चार्ज है वो तो उतना का उतना ही है, मतलब न्यू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q/V। सो Q और V की जगह पे V0 और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4K upon K + 3, बट Q/V0 is equal to तो C0, therefore C is equal to C0 4K/3। तो आपको न्यू कैपेसिटेंस यहाँ पे मिल गया प्लेट्स का, बरोबर है। तो ये आना चाहिए आपको, बरोबर है। चलो एक लास्ट में और एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, एक्सरसाइज का 2.28 पढ़ो ध्यान से। एक्सरसाइज का 2.28, show that the force on each plate of a parallel plate capacitor has a magnitude equal to 1/2 QE, where Q is the charge on the capacitor and E is the magnitude of electric field between the plates। explain origin of factor 1/2। तो भाई यहां पे देखो, ये दो प्लेट्स थी, इसके बीच में हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, σ/2ε0 प्लस पॉजिटिव प्लेट का, और जो नेगेटिव प्लेट थी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड थी यही डायरेक्शन में कितना था, σ/2ε0। मतलब टोटल हो गया कितना हो गया, σ/ε0। एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0 लगा, लेकिन दोनों प्लेट्स का टोटल होके इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा σ/ε0। सो इन अ कैपेसिटर, चलो कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स है वो चार्ज्ड है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इंडिविजुअल प्लेट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड प्लेट इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वन। तो दोनों प्लेट्स एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा मान सकते हैं। तो एक काम करेंगे, इंडिपेंडेंटली कोई एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में सेकंड प्लेट है ऐसा कंसीडर कर लेंगे, और जो फर्स्ट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड E' है और उसमें सेकंड प्लेट का चार्ज Q है, तो उस पे फोर्स होगा Q × E, हाँ कि नहीं। तो चलो, इन अ कैपेसिटर ईच प्लेट इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकंड प्लेट। Suppose the charge on both plates are +Q and -Q and densities are +σ and -σ। Now the total electric field, क्या भाई,
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स कितना भाई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बट नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, जो पॉजिटिव प्लेट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो E डैश बोल देते हैं। तो पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, लेकिन यहां से लिखे तो वो हो जाएगा E/2, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ ही है ये। यहां पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 की जगह पे E को रिप्लेस करूंगा तो E/2 हो गया। ओके, तो इस प्लेट ने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट किया, E डैश, E/2, और इस पे चार्ज कितना है, -q। तो इस पे भाई यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E/2, मतलब इतना फर्स्ट प्लेट का, और उस पे चार्ज कितना सेकंड प्लेट पे -q। देयरफॉर द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड प्लेट F इज इक्वल टू उसका चार्ज -q, लेकिन हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए फोर्स का, तो -q नहीं लेंगे, मॉड में ले लिया मैंने q, तो इसका चार्ज q और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, फर्स्ट प्लेट का, तो फोर्स इज इक्वल टू q इंटू E डैश। बट वी नो E डैश इज इक्वल टू तो E/2, तो 1/2 QE। तो ये हमने प्रूव कर दिया, और नीचे एक सेंटेंस भी लिख सकते हो आप, व्हाई दिस, बिकॉज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द two plates of capacitor is double of single plate, बरोबर। तो यहां पे बोल सकते हैं F is equal to 1/2 QE and F is equal to, चलो भाई एक और फॉर्मूला डिराइव कर दे। आपका न्यूमेरिकल यहां पे वैसे तो खत्म हो गया, लेकिन आगे थोड़ा जाते हैं। तो F is equal to 1/2 Q, Q की जगह पे E की जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा की जगह पे लिखे Q by A, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और A नीचे आ जाएगा, बराबर। हमको पता है Q इज इक्वल टू CV, बट Q इज इक्वल टू CV, तो CV रख देंगे तो C² V² अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है, C² V² 2 एप्सिलॉन 0 है। एक काम करते हैं, एप्सिलॉन 0 बाजू में लिखता हूं, ऊपर D नीचे D से मल्टीप्लाई करता हूं, तो D से मल्टीप्लाई कर दिया, D से मल्टीप्लाई D से डिवाइड। ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल, तो 1/c लिख सकते हैं यहां पे, 1/c, एक C निकल गया, तो आपका फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू 1/2 CV²/D। अब ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या तो फिर यहां पर ऊपर नीचे dd मल्टीप्लाई करोगे तो एक फॉर्मूला ऐसा भी आएगा, और F इज इक्वल टू Q²/2CD, ये फॉर्मूला भी आप डिराइव कर सकते हो, बराबर ना। ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई कर दो, C² CD, CV हो जाएगा Q, तो Q²/2CD। तो ये इतने फॉर्मूलेस आप यूज कर सकते हो, बराबर है। तो कैपेसिटर की एक प्लेट दूसरी प्लेट पे इतना फोर्स लगाएगी। चलो, हो गया क्लियर। तो मैंने आपको काफी कुछ कैपेसिटर में समझा दिया, कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन दिया, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और फिर उसके 3-4 हमने न्यूमेरिकल्स गिने, बराबर है। तो यहां तक आप स्टडी करो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका कॉम्बिनेशन और उसकी एनर्जी सिखाऊंगा, तो आपका कैपेसिटर ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद आ जाएगा। फिर हम न्यूमेरिकल्स गिनेंगे 2-3 लेक्चर्स, और एमसीक्यू गिनेंगे। कल मैं उसके एमसीक्यूज आपको सेंड कर रहा हूं, तो एमसीक्यूज भी आप सॉल्व करके रखना, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर अभी संडे को आएगा, आज थर्सडे हुआ है, कल फ्राइडे है, बराबर। तो कल आपको ये पूरा आज के दिन और कल के दिन पूरा प्रैक्टिस करना है। इसके एमसीक्यूज जो मैं रखूंगा वो आपको फ्राइडे सैटरडे में पूरे सॉल्व कर रहे हैं, और सैटरडे तक आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके सेकंड चैप्टर का जो भी चला है वो पूरा रिवीजन आपको सैटरडे को करना ही करना है, और वो करके हम एमसीक्यू सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे। संडे को नया लेक्चर आएगा आपका, बराबर है। तब तक के लिए ये देखते रहो और समझो। चलो, बाय।